Hello everyone, welcome back to Monica Khurana's Academy. Today we are doing conjunctions, next part, final part, and this is most complicated part of conjunctions. Basically, I told you in last video also that if you want to differentiate between a preposition or a conjunction, sometimes a determiner also, then you need to see if after removing that part, suppose I am talking about then or when, after removing that part from the sentence, remaining two clauses are giving you complete sense of information or not. Okay, so basically आपको यही याद रखना है. अगर आप एक टॉपिक निकाल लेते हो बीच में से, या एक वर्ड, सॉरी टॉपिक नहीं, एक वर्ड आप निकाल लेते हो बीच में से, तो उसके बाद दोनों क्लॉजेज एक कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहे हैं या नहीं कर रहे. जो भी लोगों में ने आप में से फर्स्ट पार्ट कंजंक्शन का नहीं देखा है वो ज़रूर देखो, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी. तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है कि कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस भी कह सकते हो आप, सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग तो समझ ही चुके हो. कंजंक्शंस ऑफ टाइम क्या है बच्चे, जैसे कि आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, टिल, अनटिल, एज सून एज, एज, सो लॉन्ग एज और एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस. अनटिल अनलेस मैंने साथ साथ इसलिए लिखा है, हालांकि अनलेस हमारा कंडीशन में आता है, अनटिल हमारा टाइम में भी आ जाता है और कंडीशन में भी आ जाता है, राइट. अभी क्यों लिखा है मैं बताती हूँ. एज फार एज, हाउ एवर. सो बेसिकली इनसे हम टाइम डिनोट कर सकते हैं, राइट. अब इनके एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको. लाइक अनटिल अनलेस आई टोल्ड यू, सबसे ज़्यादा गलत तरीके से अगर यूज़ किया जाए, पहली बात हमें ये इकट्ठा यूज़ नहीं करना चाहिए, बट एक फ्रेज़ बन चुका है, स्लैंग हो चुका है, इंग्लिश लैंग्वेज में तो एक्सेप्ट हो चुका है. टेक्निकली इट इज़ नॉट यूज टुगेदर. हम लोग भी कई बार इसको इकट्ठे बोल जाते हैं आउट ऑफ हैबिट, सो वो चीज़ का आपने ध्यान रखना है यहाँ पर. अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात यहाँ पर करूँ तो आफ्टर, बिफोर, ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर का एक लाइक आई विल गो आफ्टर यू गो. ओके, आफ्टर यू डू दिस टास्क. सो बेसिकली दैट इज़ अ सेंटेंस. बिफोर में एक अलग से मैं आपको सेक्शन आपके साथ डिस्कस करूँगी. बिफोर में जनरली हम लोग ये प्रोसीड करते हैं या ये समझते हैं कि बिफोर के बाद आप जो भी वर्ड लिखने जा रहे हैं उसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि वो जो बिफोर है वो सेंस को कैसे कन्वे कर रहा है आपके सामने. फॉर एग्ज़ाम्पल बिफोर हमेशा आपका फ्यूचर टेंस कन्वे नहीं करता है, राइट. जैसे मैं ऐसा नहीं लिख सकती द प्लांट्स विल डाई बिफोर द रेन विल फॉल. नो, दैट विल बी रॉन्ग. बिफोर के बाद आप हमेशा जो यूज़ करोगे दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट फॉर्म. लाइक द प्लांट्स विल डाई, ये आपका फर्स्ट क्लॉज फ्यूचर में हो सकता है अगर आप बिफोर कंजंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो. सो द प्लांट्स विल डाई बिफोर द रेन फॉल्स. ओके, सो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. व्हेन और वाइल में सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है. सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ तो व्हेन हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, और व्हेन जब भी हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्लॉज आएगा वो कॉमा से बिगिन होगा, या उन दोनों क्लॉजेस के बीच में कॉमा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हॉट विंड्स ब्लो इन समर्स वन शुड टेक ड्यू केयर. ओके, सो व्हेन हमारा बिगिनिंग में है, व्हेन से स्टार्ट हुआ, इसके बाद कोई और कंजंक्शन फॉलो नहीं करेगी, कॉमा लगा देंगे हम समर्स के बाद. आई रिपीट, व्हेन हॉट विंड्स ब्लो इन समर्स, कॉमा, वन शुड टेक ड्यू केयर. एक पूरी वीडियो हमारी पंक्चुएशंस पे होगी जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर पिक्चर सामने दूंगी कि एग्जैक्टली आपकी जो राइटिंग है उसमें पंक्चुएशंस कितनी मैटर करती हैं. अगर आप इंटरनेशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो पंक्चुएशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है.
स्पेशली जब आप SOPs लिखते हैं या ऐसे राइटिंग करते हैं, या फिर आजकल फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में या फिर हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, आप अप्लाई करते हैं, तो उस राइटिंग में पंक्चुएशंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। उसके लिए हम वीडियो अलग से बना देंगे। और यही अगर मैं वाइल से सेंटेंस बनाती, सो वाइल उस कॉमा के गैप को कंप्लीट कर देता है, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए वाइल इसलिए बीच में आता है, राइट। जैसे कि सम पीपल लाइक म्यूजिक वाइल अदर्स लाइक स्पोर्ट्स, तो यहाँ हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को ध्यान आपने करना है, स्पेशली व्हेन हमारा एक्शन और कंट्रास्ट दोनों डिफाइन करता है, राइट। कभी कभी व्हेन बीच में भी आता है तब हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू पास द एग्जाम व्हेन यू नो दैट ही वॉज इल प्रिपेयर्ड, राइट। सो इधर भी हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर बिगिनिंग में व्हेन लग रहा है तो दो क्लॉजेस के बीच में कॉमा ज़रूर लगेगा। टिल, अनटिल, एज सुन एज, ये काफ़ी क्लियर होंगे आप लोगों को। सो लॉन्ग एज की अगर मैं बात करूँ, एज लॉन्ग एज की अगर मैं बात करूँ, ये जनरली बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। तो वील गो एज लॉन्ग एज द वेदर इज़ गुड, ठीक है। सो लॉन्ग एज द वेदर इज़ गुड, ये एक कंडीशन को बताता है, साथ ही साथ एक ऐसे टाइम को स्पेसिफाई करता है जिसकी ड्यूरेशन के अंदर एक सर्टेन एक्शन होगा, दैट इज डिफाइंड बाय, और वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर कंजंक्शन वाइल राइटिंग दीज सेंटेंसेस, ओके। अब अगर हम एज फार एज हाउएवर इनकी बात करें तो ये आपको क्लियर हैं। जैसे कि हाउएवर में भी अक्सर आप देखते हो हाउएवर सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है, तो वो सेकंड क्लॉज में कॉमा लेगा। अगर आप उसकी कंडीशन को बाद में लिख देते हैं, इफेक्ट पहले लिख रहे हैं, तो आप कॉमा अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउएवर हार्ड यू मे पुल यू कैन नॉट ड्रैग दिस बॉक्स। सो हाउएवर हार्ड यू मे पुल, कॉमा, you cannot drag this box, okay। so you cannot drag this box however hard you may pull, वहाँ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट स्पेसिफिकली हम जब एक पूरा पैराग्राफ लिखते हैं या पैसेज लिखते हैं तो however हमारा जनरली हम सेंटेंस जो बिगिन होता है वो however से होता है, राइट बेटा। उसके बाद आ जाता है हमारा कंजंक्शंस ऑफ पर्पस। इसमें जनरली हम पर्पस जब भी डिफाइन करते हैं उनमें ये कंजंक्शंस यूज होती हैं, जैसे कि दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, सो एज टू, और ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था। लिख दिया लाइक ही इज़ रनिंग फास्ट, दैट भी आप लिख सकते हैं, सो दैट भी आप लिख सकते हैं। ही इज़ रनिंग फास्ट सो दैट ही मे विन द रेस, ही इज़ रनिंग फास्ट दैट ही मे विन द रेस, ये भी आपका सही हो सकता है। बाद में ये हम बात करेंगे कि अगर ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शंस की तरह यूज़ होंगी चीज़ें, तब हम बाद में जो हमारा कंजंक्शन यूज़ होगा वो फिक्स होती हैं हर वर्ड के साथ। वो कौन से होंगे वो आपने यहाँ पर देखने हैं नेक्स्ट पार्ट में। कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो ये व्हेनेवर वी प्रोवाइड कंडीशन इन अ सेंटेंस देन वी यूज़ इफ़ यू डू दिस you will face this. So those kinds of sentences if generally associated with condition, unless you won't get this badge of honor unless you do this, okay। So particularly unless सेंटर में आएगा, और इनके साथ सबसे बड़ी गलती ये करते हैं बच्चे unless और until के साथ कि बाद में भी no का यूज़ कर देते हैं, which is forbidden and it is not used। ये आप लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते unless you don't work hard, no, आपको यहाँ not लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि unless या until का मीनिंग ही if not होता है। unless नॉर्मल कंडीशंस के साथ आता है, until टाइम कंडीशन के साथ आता है, ओके। I won't go from here until you reach, ओके, until you come, ऐसा भी हम उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। सो इन केस ये जनरली अच्छा सही यूज़ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, प्रोवाइडेड दैट, देन, हाउ, हार्डली, स्कैर्सली। हार्डली और स्कैर्सली के बाद हम लोग हमेशा जो कंजंक्शन फॉलो करेंगे वो है हमारी व्हेन। यहाँ पर कॉमन एरर होती है कि आपको एडिटिंग ओमिशन भी जब मिलती है तो हार्डली और स्कैर्सली के बाद अक्सर देखना आपको देन वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, तो आपने उसी को रॉन्ग करके व्हेन प्रोवाइड करना होता है। So hardly, scarcely, when, always followed when we use this conjunction. Similarly, no sooner than, no sooner का meaning होता है as soon as,
आप उस तरीके से इसको पोर्ट्रे कर सकते हो। नो सूनर के बाद हमेशा हम देन यूज़ करते हैं। सिमिलरली हमारा आइदर के बाद और फॉलो करता है, नाइदर के बाद नॉट, दो के बाद येट, बोथ, एंड, ओके, सच एज, सच दैट, सो एज सो दैट। तो मैं आपको ये कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल दे देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो स्पेसिफिकली इसी पे बनाएंगे। आप पहले इसमें अपने अच्छे से गेन करो नॉलेज और इन कंजंक्शंस को यूज़ करना सीखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इनकरेक्ट सेंटेंस यहीं पर लिखकर उन्हीं में बता दूंगी कि एग्जैक्टली आप कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो और वेयर यू आर लैगिंग बिहाइंड, तो उनको आप देख सकते हो। सबसे पहले अगर मैं देन और हाउ का बोलूँ तो देन में जनरली कंपैरिजन शो होता है, ठीक है, लाइक इट वाज मच बेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड, ओके, एंड हाउ जो है वो मैनर ऑफ कंपैरिजन शो करता है। जनरली यू विल नेवर फाइंड आउट हाउ ही स्कोर्ड एन A grade, ओके, सो दैट इज व्हाट वी कैन सी। हार्डली, स्कैर्सली को आप कैसे यूज कर सकते हो? ही वॉज स्कैर्सली 5 years old when he began learning French. हार्डली, स्कैर्सली आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो एक दूसरे के लिए। हार्डली हैड आई रीच्ड, अब अगर हार्डली से आप डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हो सेंटेंस तो वहाँ पर आपका हैड आई, इफ कंडीशनल वाले जो सेंटेंसेस होते हैं लाइक हार्डली हैड आई, हार्डली हैव आई नहीं होगा, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन माय मदर आस्क्ड मी टू रिटर्न। सो यहाँ पर देन आने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, हार्डली से हमारा सेंटेंस बिगिन हुआ, व्हेन से जब हम न्यू सेंटेंस कनेक्ट करेंगे तो कॉमा वहाँ पर आना चाहिए, राइट। ये हम यूज़ ऑफ कॉमाज अलग से भी सीख लेंगे, लेकिन इसमें आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो। जैसे कि नो सूनर हैड आई सैट डाउन, ठीक है, नो सूनर हैड आई सैट डाउन। अब इसमें हैड जो कन्वे हो रहा है वो कई बच्चे पास्ट ले जाते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये एक इमेजिनरी सेंटेंसेस में भी यूज़ हो सकता है। हैड आई बिगिन विद, वो अलग पार्ट है, बट यहाँ पर आप इसको बिल्कुल यही समझो कि ये एक्चुअल एक्शन है। नो सूनर हैड आई सैट डाउन देन, यहाँ पर व्हेन नहीं आएगा, देन देयर वॉज अ लाउड नॉक एट द डोर। बैठा ही था कि एकदम से लाउड नॉक सुना मैंने, सो फिर से उठना पड़ेगा, फिर से जाना पड़ेगा, यू नो। सो देयर यू कैन यूज दीज काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, एंड बिलीव मी गाइज, इफ यू वर्क ऑन योर कंजंक्शंस, कनेक्टर्स, यू कैन राइट रियली वेल। और आप अपनी इंग्लिश पैसेज से या किसी भी राइटिंग टॉपिक से आप एग्जामिनर का या रीडर का या जो जहाँ पर भी आपको यू नो किसी बिजनेस कम्युनिकेशन में कहीं भी आप बहुत इफ़ेक्टिव मैनर में अपनी बातों को कह सकते हो। एंड आई विल यू नो I keep on telling this thing to my students, please don't repeat and but and but and but. There are so many connectors, there are so many things which you can use to enhance the level of your writing, and you must always focus that, okay. Now if I talk about either or, you are absolutely clear with that कि कैसे हम यूज़ करते हैं। दो येट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो दो के बाद हमेशा येट फॉलो करता है। अगर ऑल्दो से शुरू कर देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग यही है, येट लगाने को आप लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, राइट। ऑल्दो के बाद भी येट फॉलो करता है और दो के बाद भी येट फॉलो करता है। लाइक दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, कॉमा के साथ हम इसको लिखेंगे। और यहाँ एक कंट्रास्ट कंडीशन शो होता है, ठीक है। ही इज़ बोथ अ राइटर एंड अ फिलोसोफर। सो एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, तो बोथ के बाद एंड आ रहा है। जैसे बट ऑन, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है, राइट। इसी तरीके से सच एज और सच दैट में क्या फ़र्क है? जैसे कि देयर इज़ नो सच कंट्री एज यू मेंशन, आप ध्यान से सुनना इस चीज़ को, देयर इज़ नो सच कंट्री एज यू मेंशन। बहुत क्लियर कंडीशन है इसमें, सामने वाले से जब भी हम बात करते हैं उसी की कंडीशन का पॉइंट रख रहे हैं। वहीं सच वॉज हिज लव फॉर हर दैट ही सेक्रीफाइस्ड इवन हिज लाइफ फॉर हर सेक। सो सच वॉज हिज वर्क। लाइक एक एग्जाम्पल देते हुए हम उसी के एक्शन को वापस से पोर्ट्रे करते हैं, तो वहाँ सच दैट हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जिनमें भी आपको कन्फ्यूजन हो उस तरह के सेंटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो,
आपको क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी और उन्हीं तरह के सेंटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है। ऐसे ही आपका अगर एज तो पता ही है, एज रेड एज रोज, तो कंपैरिजन सेट करने के लिए होता है। सो एज में क्या होता है, ही इज़ नॉट सो रिच एज यू थिंक, ठीक है। तो बेसिकली कंडीशंस हैं यहाँ पर और उन्हीं चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आज का टास्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों को टेस्ट तो मिलेगा, राइट। गूगल फॉर्म में टेस्ट अवेलेबल है आप लोगों के पास, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, अपना अपने आप को सेल्फ असेस कीजिए कि कहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो रही है और किधर आपने इम्प्रूव करना है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये जानना चाहती हूँ कि इनमें से ऐसी कौन सी कंजंक्शन है जो आपको डिफ़िकल्ट लगती है, उसको यूज़ करके कोई ना कोई सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो और आपस में स्टूडेंट्स एक दूसरे के सेंटेंसेस को करेक्ट करने की कोशिश करो और दूसरे के सेंटेंसेस को भी रीड करो। So I would like to give you that particular environment where you can work with each other. So अपने एक दूसरे के सर्कल के साथ अगर आप काम करते हैं, वहाँ से आपको जल्दी समझ आता है, बिना प्रैक्टिस के आप लोग इंग्लिश अच्छे से नहीं लिख सकते हो, राइट गाइज। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी और यही चीज़ें आप कुछ इनमें से प्रपोजिशन में भी पढ़ोगे, आफ्टर, बिफोर, देन, ये सब चीज़ें, उनका डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया है और काम आज का मैंने समझा दिया है। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।